हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स में। हमने बाइंडिंग एनर्जी की बात की थी और बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली है किसी न्यूक्लियस की ओके इस फॉर्मूले में तो ये हाइड्रोजन एटम और न्यूट्रॉन्स के टर्म में हमने उसे ब्रेक कर दिया था, बट बेसिकली वो जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना है उनका टोटल मास माइनस जो फाइनल प्रोडक्ट बना है उसका मास और इनटू सी स्क्वायर आप स्केलिंग फैक्टर करके वो लास्ट में हमने ये फार्मूला केवल ऑब्टेन किया था। लेकिन अगर इसके बेसिस पे हम कुछ कैलकुलेशंस करें, से स्टार्टिंग विद द लाइटेस्ट न्यूक्लियस, सबसे लाइटेस्ट न्यूक्लियस जो है वो है हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन न्यूक्लियस। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन होता है, उसके अलावा कोई और दूसरा न्यूक्लियॉन नहीं है। तो इनफैक्ट वहाँ तो बाइंडिंग होती ही नहीं है। वहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू जीरो है। वो आप फॉर्मूले से भी निकालें तभी भी उतना ही बनेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट का मास और फाइनल प्रोडक्ट का मास सेम होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी जीरो है। उससे नेक्स्ट जो हैवियर न्यूक्लियस हमारे लिए पॉसिबल है वो है ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है 1H2 जिसे हम देखते हैं नॉर्मली, लेकिन इस नोटेशन में 1H2 लिखा है, उसमें एक न्यूट्रॉन का नंबर भी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई क्लियरली कर लिया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इन दोनों उसमें हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में सेम होता है। तो इनकी जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ मुझे कहना चाहिए था इनके स्पेक्ट्रा या बाकी प्रॉपर्टीज़ जो केवल आउटर इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती हैं न्यूक्लियस से बाहर, वो सारी सेम होंगी। थोड़ा डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर बोर मॉडल में भी ध्यान करें, बोर मॉडल में रिड्यूस मास आता है स्पेक्ट्रल के जो वो है एनर्जी लेवल्स के जो एक्सप्रेशन है उसमें। तो क्योंकि दोनों का न्यूक्लियर मास अलग है तो दोनों का रिड्यूस मास थोड़ा डिफरेंट होगा, तो उसके कारण से जो स्पेक्ट्रा ऑप्टेन होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, पर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। वेरी क्लोज टू ईच अदर। लेकिन ये एट द न्यूक्लियर लेवल ये बिल्कुल इनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होंगी। यहाँ न्यूक्लियस में केवल एक एंटिटी है, एक प्रोटॉन है, यहाँ एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, ड्यूटेरियम। तो ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम है। इनफैक्ट इसको बहुत यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए, कि बेसिक न्यूक्लियर इंटरेक्शन जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच किस तरह का हो रहा है, उसको स्टडी करने का वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स हो सकता है, सिंपलेस्ट सिस्टम है। इसका अगर हम एटॉमिक मास देखें टेबल से आप देख सकते हैं, इट इज़ क्लोज टू 2.014 यू। ठीक है, यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट्स को। ये आंसर्स आज की डेट में बहुत आराम से बहुत ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे कल ये नोट किया है। ठीक है, दिस इज़ मास ऑफ ड्यूटेरियम। तो अब इसकी बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे? ये इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक हाइड्रोजन एटम और एक न्यूट्रॉन। ठीक है, ये कल वाला जो हमारा जनरल एक्सप्रेशन था उसमें जेड की जगह 1, एन की जगह भी 1, एक हाइड्रोजन एटम एक न्यूट्रॉन का मास। वो ये है यहाँ पे। अगेन ये स्टैंडर्ड टेबल से आप देख सकते हैं, ये और ये इसमें से ड्यूट्रॉन का मास जो कि इतना है, इसे घटाया और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो और यहाँ पे आप ध्यान रखें सीधे सीधे कहीं पे आपको कैलकुलेशंस में ज़रूरत पड़े, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ इक्वल टू 931.5 MeV। अगर आप एनर्जी यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट 931.5 MeV के बराबर बनता है। तो ईदर वे इफ़ यू कैलकुलेट दिस, तो आपको पता लगेगा कि ड्यूटेरियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज क्लोज टू 2.224 MeV। ये बाइंडिंग एनर्जी कम है। कम का मतलब ये आप आगे देखिए, माना हम आयरन के लिए सेम कैलकुलेशन करें, आयरन न्यूक्लियस के लिए 26 Fe56 जिसमें 30 न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसका जो मास है, एटॉमिक मास है, वो 55.93494 एटॉमिक मास यूनिट्स में। तो इसी तरह से आप उसके लिए कैलकुलेशन करें। 26 हाइड्रोजन एटम्स के मास से मल्टीप्लाई करें प्लस 30 न्यूट्रॉन्स के मास से मल्टीप्लाई करें, उसमें से इस मास को घटा दें और फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, तो आपको पता लगता है कि आयरन न्यूक्लियस की टोटल बाइंडिंग एनर्जी 492.3 MeV के आसपास। इसी तरह से एक बहुत हैवी न्यूक्लियस की तरफ हम जाएँ, यूरेनियम का न्यूक्लियस। यूरेनियम न्यूक्लियस 92U238। यूरेनियम के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, हम केवल 238 वाले आइसोटोप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसकी बाइंडिंग एनर्जी आप कैलकुलेट करें सिमिलरली, उसका मास इतना है एटॉमिक मास, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी मिलती है 1802 MeV। तो अगर मैं नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स मतलब मास नंबर ए, ठीक है, ए के साथ अगर मैं टोटल बाइंडिंग एनर्जी को प्लॉट करूं, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। मैंने कोशिश भी नहीं की, बट नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स के साथ ये लगातार ग्रो कर रहा है। एक न्यूक्लियॉन के लिए 0 है, 2 के लिए 2.2 के आसपास, फिर 26 तक पहुँचते पहुँचते 500 के आसपास हो गया, और फिर यहाँ 92 के आसपास ये बढ़ रहा है। और ये बढ़ना तो बहुत नेचुरल सा लगता है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं, तो कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये बढ़ रहा होगा। लेकिन अब हम इससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में, वो होती है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और यहाँ पे हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व की। ये न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़, न्यूक्लियर फोर्स और बाकी जो हमारे आगे आगे डिस्कशन आएंगे उसमें बार बार इस चीज़ को हम यूज़ करते रहेंगे, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। हम यहाँ पे ये हमने बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट की थी, हाइड्रोजन की, ड्यूटेरियम की, आयरन की, यूरेनियम के, पूरे न्यूक्लियस की। लेकिन अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की बात करें,
जितनी बाइंडिंग एनर्जी टोटल उस न्यूक्लियस की निकली, अगर उसे उसमें मौजूद न्यूक्लियॉन्स के नंबर से डिवाइड कर दें तो औसतन एक न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है उसका हमें आइडिया लगेगा। उसी नंबर को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। माना ये नंबर्स बी या बी, इसको आप बी समझिए, ये सब बी हैं अलग अलग केस के बाइंडिंग एनर्जी। अगर इस बी को आप अप्रोप्रिएट ए से डिवाइड कर दें, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन केस में बाइंडिंग एनर्जी 0 थी और न्यूक्लियॉन का नंबर 1 है, मास नंबर 1 है, तो उसके एवरेज बाइंडिंग एनर्जी 0 ही आती है। ओके, अगर हम ड्यूटेरियम पे जाएं, उसकी बाइंडिंग एनर्जी तो कुल तो थी 2.224, लेकिन उसके अंदर 2 न्यूक्लियॉन्स हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो अगर 2 से मैं इसे डिवाइड करूं तो मुझे मिलता है 1.112। एक न्यूक्लियॉन के हिस्से ऑन एवरेज इतनी बाइंडिंग एनर्जी आ रही है। इसी तरह से हम बाकियों के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमने सैंपल के लिए मैंने कल 4 दिखाए हैं, आप पूरे जितने नॉन न्यूक्लियस हैं सबके लिए बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे आयरन के लिए निकालें, आयरन के 492.3 को हम 56 से डिवाइड कर दें, उसके अंदर 56 न्यूक्लियॉन्स हैं, तो आपको लगभग जो नंबर मिलता है वो 8.790 MeV। और लास्ट में यूरेनियम जो हमने लिया था 1802 MeV टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, इसको आप 238 से डिवाइड कर दें, उसके अंदर 238 वो हैं न्यूक्लियॉन्स हैं, जिसमें से 146 न्यूट्रॉन्स हैं और 92 प्रोटॉन्स, बट आप 238 से डिवाइड करें तो आपको नंबर मिलता है 7.57। अब एक फीचर तो ये देखिए, वो यहाँ भी देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आप देख रहे हैं MeV के ऑर्डर की हैं। इसको ज़रा कंपेयर कीजिए इलेक्ट्रॉनिक बाइंडिंग एनर्जीज़, हाइड्रोजन एटम या के एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की होती है। और फिर जब हम एक्सरे की स्टडी कर रहे थे तो हमने पाया था हैवियर एटम्स में अंदर वाले जो शेल्स होती हैं, के शेल वगैरह, उनके एनर्जी लेवल किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक भी जा सकते हैं, बट स्टिल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होते हैं। और यहाँ आपकी बाइंडिंग एनर्जीज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में जा रही है। सो दिस विल कम नेक्स्ट जब हम न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे। अच्छा, इस फीचर को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी को अगर हम प्लॉट करें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ। यहाँ पे मैंने उसका छोटा प्लॉट किया, अभी मैं आपको उसका प्रिंट दिखा दूंगा। ये इधर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 होते होते ऐसे माना 238 या और आगे तक यूरेनियम से हैवी वाले भी जो न्यूक्लियस हैं वो इस तरफ हैं। और यहाँ हम उनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी प्लॉट करें, टोटल वाली नहीं, एवरेज वाली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से डिवाइड करके। तो हाइड्रोजन के लिए तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी 0 बनी। उसके बाद आता है ड्यूटेरियम के लिए थोड़ा ज़्यादा 1.1 के आसपास। फिर आपने अगले के लिए प्लॉट किया, ठीक है, ये प्रॉब्ली हाइड्रोजन के ही हैवियर काउंटर पार्ट होगा, ट्रिटियम होगा या हीलियम का कोई वो होगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वाला आपको यहाँ पे मिलता है। ओके, इनफैक्ट मैं आपको एक्चुअल इसका प्रिंट आउट दिखाता हूँ, दैट वुड बी मच बेटर। सारे न्यूक्लियस के लिए, ऑलमोस्ट सारे नॉन न्यूक्लियस के लिए अगर हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन प्लॉट करें विद नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस के साथ इधर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, तो ये ग्राफ जो है ये बड़ा वो है, इंटरेस्टिंग फिगर है। इनिशियल तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के लिए 0 और ड्यूटेरियम के लिए बढ़ा, और हीलियम और ट्रिटियम, हीलियम का ये He3 आइसोटोप है, He4 नहीं He3, उसके लिए ये लगभग थोड़ा बढ़ रहा है। उसके बाद He4 हीलियम 4 हमारे लिए आगे इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आएगा, क्योंकि He4 जो है हीलियम का न्यूक्लियस बेसिकली अल्फा पार्टिकल होता है। जब हम रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा। क्या फैक्ट कि ये एनर्जी बड़ी और हीलियम के बाद फिर जो हैवियर न्यूक्लियस हैं जैसे लिथियम के 2 आइसोटोप्स, उनके लिए ये एनर्जी फिर कम हो जा रही है। इस एनर्जी का क्या मतलब है, जिस न्यूक्लियस के लिए ये एनर्जी ज़्यादा है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, वो न्यूक्लियस कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। इसको अभी मैं फिर से डिस्कस करता हूँ, बट इसका मतलब ये है हीलियम अपने अगल बगल वाले न्यूक्लियाई के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल है। फिर ये कर्व लिथियम पे नीचे आके फिर राइज करना शुरू करता है, और कार्बन पे फिर ये एक काफ़ी अच्छी पीक शो करता है, और कार्बन के बाद ये फिर डिप होता है, और फिर ऑक्सीजन 16 पे फिर से राइज होता है। कार्बन के भी कई आइसोटोप हो सकते हैं, ऑक्सीजन के भी, तो C12 और O16 पे पीक्स होती हैं। तो इस कर्व का बेसिक बिहेवियर, जब तक A की वैल्यू कम है, अभी आप लो A रीजन में है, लो A रीजन में 0 से स्टार्ट होता है, हीलियम He4 तक राइज करता है, फिर डिप होता है, फिर C12 पे राइज करता है, फिर डिप होता है, फिर O16 पे राइज करता है। पर उसके बाद इसका जो पैटर्न है वो अगर आप देखें, ये ऑलमोस्ट एक फ्लैट कर्व है। आप ये कर्व थोड़ा सी राइज हो रहा है और उसके बाद बहुत ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। ओके, यहाँ से यहाँ तक तो इसका जो इंक्रीज है बहुत फास्ट था, लेकिन इसके बाद ये कर्व ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अगर आप लगभग, मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूँ, इस पेन को आप एक लाइन समझिए, लगभग 8 के आसपास पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये 8 का मतलब ये 8 MeV पर न्यूक्लियॉन है। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी 8 MeV की बात करें तो लगभग सारे न्यूक्लियस इस पॉइंट से आगे, कहाँ से, लगभग 30 से आगे आप समझ लें, या 40 से आगे,
इससे आगे के सारे न्यूक्लियस की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी है, लगभग कांस्टेंट है, लगभग उसको आप 8 MeV के आसपास मान सकते हैं। थोड़ा वेरिएशन उसमें डेफिनेटली है, बट ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लगभग सारे न्यूक्लियाई के लिए कांस्टेंट होती है। ओके, लगभग क्यों कह रहे हैं, बहुत लाइट न्यूक्लियाई के लिए वो कांस्टेंट नहीं होती है, यहाँ वेरिएशन होता है। ठीक है, इन फीचर्स को हम अभी बात करेंगे, इन पे ऐसा क्यों आ रहा है, कुछ हद तक क्वालिटेटिवली हम इसे बहुत आराम से समझ सकते हैं। ओके, लेकिन द मेन फीचर, एक वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑलमोस्ट सारी न्यूक्लियाई रेंज के लिए क्या है, कांस्टेंट। और एक रफ वैल्यू अगर आप ध्यान में रखना चाहें दिमाग में, तो आप 8 MeV पर न्यूक्लियॉन सोच सकते हैं कि 8 MeV के आसपास है। ओके, अब बात करते हैं पहले इस कर्व का हाईएस्ट कहाँ पे है। हाईएस्ट है आयरन और निकल के आसपास पे होता है। ओके, आयरन का जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं 56 हैं, और निकल में जो होते हैं आई गेस 2060, अगर मैंने इसमें लिखा होगा, हाँ निकल में 62, सॉरी। ओके, आयरन के लिए ये नंबर लगभग है 8.790 जो हमने कैलकुलेट किया था, और निकल के लिए इससे थोड़ा और ऊपर होता है 8.795। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितनी ज़्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मतलब कितनी टाइटली वो न्यूक्लियॉन्स आपस में बाउंड है, मतलब वो न्यूक्लियस कुल मिला के कितना टाइटली बाउंड है। तो जिसके लिए ये नंबर जितना ज़्यादा होगा वो उतना टाइटली बाउंड न्यूक्लियस है। टाइटली बाउंड मतलब उतना ज़्यादा स्टेबल है। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन याद कीजिए, बाइंडिंग एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसको देके आप न्यूक्लियस को ब्रेक कर सकते हैं। तो आयरन के न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए एक एक न्यूक्लियॉन को कम से कम 8 या 8.79 MeV के आसपास एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, उसी के बजाय अगर आप ड्यूटेरियम की बात कर रहे होते हैं तो ड्यूटेरियम में लगभग 1 MeV के आसपास, वो 1.112 का जो नंबर था, उतना MeV एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को मिल जाएगी, तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये ज़्यादा टाइटली बाउंड सिस्टम है। तो इस फिगर की एक इंपॉर्टेंस ये है। हाँ, एक पॉइंट और, आने वाले लेक्चर्स में हो सकता है मैं इस ग्राफ को बाई हैंड सिंपली इस तरह से ड्रॉ करूँ, मैं इसके बहुत ज़्यादा इनिशियल पीक्स वगैरह पे ध्यान ना दूं, ये और बाद में ये लगभग कांस्टेंट हो रहा है, थोड़ा डिप हो रहा है। ओके, बट तो एक फीचर तो ये है, बहुत ग्रॉस फीचर तो ये है कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लगभग सारे न्यूक्लियॉन्स के लिए 8 MeV के आसपास होती है। बट अब हम थोड़ा फाइन फीचर्स की बात करें। एक्चुअली आयरन और निकल और कोबाल्ट के आसपास ये एक मैक्सिमम शो करता है। ठीक है, और वो मैक्सिमम कितनी है बाइंडिंग एनर्जी, 8.79 के आसपास। और उसके बाद जैसे जैसे आप हैवियर न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन स्लोली डिके करती है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी तो बढ़ेगी, आप यहाँ चेक कीजिए, आयरन के लिए टोटल बाइंडिंग एनर्जी 492 थी, यूरेनियम के लिए 1802 है, लेकिन एक एक न्यूक्लियॉन के हिस्से कितनी आई, इसके अंदर हैं 56 न्यूक्लियॉन्स, तो 56 से डिवाइड करके आपने निकाला वो 8.79 बना। जबकि यहाँ 238 न्यूक्लियॉन्स हैं, 238 से इसको डिवाइड करके जो नंबर बन रहा है दैट इज क्लोज टू 7.57, थोड़ा डिक्रीज़ है, आयरन के मुकाबले थोड़ा डिक्रीज़ है। ओके, इनफैक्ट आयरन यूरेनियम के दो आइसोटोप्स 238 और 235 दोनों को इस फिगर में दिखाया गया है। ओके, बहुत हैवी न्यूक्लियस है वो हमारे। ओके, लेकिन ये जनरल फीचर। ओके, अच्छा, अब कुछ और बात करें इसमें। आयरन या निकल के न्यूक्लियस क्या हैं, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस हैं। ओके, तो अब बात ये आती है, पहली चीज़, ये कर्व हम बाद में एम्प्लॉय करेंगे बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए। क्यों ये इंपॉर्टेंट होगा, बाद में हम बात करेंगे फिजन और फ्यूज़न की, संलयन और विखंडन जो प्रक्रियाएं होती हैं न्यूक्लियस में, उनको इस फिगर से बहुत आराम से क्वालिटेटिवली समझ सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको अभी क्वालिटेटिवली हल्का से इंडिकेट करता हूँ, समझ ना भी आए आगे के लेक्चर में कवर होगा। ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व का वो वाला पार्ट है जो लगभग आयरन पे मैक्सिमम है, ये रेड वाला कर्व, और बाद में डिक्रीज़ हो रहा है। इधर वाले जो न्यूक्लियॉन्स हैं, यूरेनियम या बहुत हैवी वाले न्यूक्लियस, उनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी थोड़ा आयरन वगैरह से कम है, लगभग आप समझ लीजिए 8 से थोड़ा कम, माना 7.5 के आसपास। और आयरन की बाइंडिंग एनर्जी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है, वो 8.7 के आसपास है। तो मतलब ये वाले ज़्यादा स्टेबल हैं इनके मुकाबले। अब किसी भी सिस्टम की टेंडेंसी होती है कि वो ज़्यादा स्टेबल स्टेट में आना चाहता है। तो अगर ये न्यूक्लियस, जिसके अंदर लगभग कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, लगभग 200 के आसपास न्यूक्लियॉन्स हैं, अगर वह टूट के उससे 2 या 3 ऐसे न्यूक्लियस बन जाएं जिनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कम हो, कम मतलब 50, 60, 70, 80 के आसपास, तो आप देख रहे हैं 50, 60, 70, 80 के आसपास जिसमें न्यूक्लियॉन्स होते हैं, उन वाले में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, वो ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा स्टेबल। तो जो फिजन प्रोसेस होती है, विखंडन की प्रक्रिया, वो एक्चुअली क्या है, आपका जो न्यूक्लियस इधर कहीं लाई कर रहा है, इधर कहीं मतलब लार्ज वैल्यू ऑफ ए पे लाई कर रहा है, लार्ज वैल्यू ऑफ ए पे लाई कर रहा है, वो ब्रेक होके स्मॉलर न्यूक्लियस, क्योंकि अगर ए कम होगा तो मतलब इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आप पीछे की तरफ आएंगे, तो अब आपका जो न्यूक्लियस है, 2 या 3 जितने भी न्यूक्लियस बने, वो इस रीजन में लाई कर रहे हैं, वो न्यूक्लियस इस रीजन में लाई कर रहे हैं, मतलब आपकी बाइंडिंग एनर्जी इस पॉइंट के मुकाबले राइज कर रही है।
तो ये है फिज़न को समझने का तरीका। और ऐसे ही फ्यूज़न, दो लाइटर न्यूक्लियाई भी मिलके कई बार हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं, जैसे सन के अंदर जो प्रक्रिया होती है, ओके, फ्यूज़न प्रोसेस जिसे कहते हैं, उसको भी आप समझ सकते हैं। फ्यूज़न में क्या होता है, माना आप बहुत सिंपली सोचें, ये बहुत लाइटर न्यूक्लियाई हैं, लेकिन इनकी बाइंडिंग एनर्जी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, मतलब ये बाउंड सिस्टम तो हैं पर बहुत वीकली बाउंड है। तो अगर ये मिलके 2 या 3 या 4 न्यूक्लियस मिलके एक हैवियर न्यूक्लियस बनाएं, माना हीलियम का या बाद में कार्बन का या ऑक्सीजन का, तो क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है तो वो सिस्टम क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये प्रोसेस बनेगी फ्यूज़न की प्रोसेस। तो फिज़न और फ्यूज़न को अगर मैं बहुत क्वालिटेटिवली यहाँ पे कहूँ, फिज़न और फ्यूज़न बेसिकली क्या हैं, इस एंड से सेंटर की तरफ आना फिज़न है, और इस एंड से सेंटर की तरफ जाना। सेंटर की तरफ से मतलब है वो वाला पॉइंट जहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो न्यूक्लियाई जो हैं उनकी टेंडेंसी ये होगी फिज़न और फ्यूज़न में कि वो हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी को अचीव करना चाहें। ओके, हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल सिस्टम, सबसे ज़्यादा बाउंड सिस्टम है। ओके, दिस हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट मैं और रेज करना चाहूँगा। एक्चुअली ये कर्व आपको हमेशा इन्वर्टेड सोचना चाहिए दिमाग में। बाइंडिंग एनर्जी आप लोग ध्यान कीजिए, चाहे हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक बाइंडिंग एनर्जी है बोर मॉडल में, वो नेगेटिव होती है। ये बाइंडिंग एनर्जी जब हम कह रहे हैं 8 है या 8.7 या 7.5 है, ये नेगेटिव में है। ओके, तो रिमेंबर, तो एक्चुअल कर्व्स ये आपको इस तरह से सोचने चाहिए। ये हाइड्रोजन के लिए बाइंडिंग एनर्जी 0 है, हमने कंप्यूट की थी, हाइड्रोजन के लिए 0 है, और उसके बाद उस ड्यूटेरियम के लिए थोड़ा नेगेटिव है, -1.1, और अगले के लिए और नेगेटिव, और आयरन यहाँ पे है, आयरन, निकल, कोबाल्ट वगैरह सबसे ज़्यादा नेगेटिव आयरन और कोबाल्ट वगैरह के लिए है। और फिर यूरेनियम की तरफ जाते हुए फिर ये थोड़ा बढ़ने लगता है। तो मिनिमम अगर आप इसे पोटेंशियल कर्व की तरह सोचें, ये डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कर्व नहीं है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ पोटेंशियल कर्व है, एनर्जी का कर्व है। तो एनर्जी का मिनिमम कहाँ पे अचीव हो रहा है, लगभग इस रीजन में, इस रीजन में आपको मिनिमम एनर्जी मिल रही है। तो टेंडेंसी ये होगी, इन न्यूक्लियॉन्स की टेंडेंसी ये होगी, इधर वालों की, कि ये कंबाइन होके धीरे धीरे इस तरफ को शिफ्ट कर सकें, क्योंकि ये वाले न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है। ऐसे ये वाले जो न्यूक्लियस हैं इनकी भी टेंडेंसी होगी कि ये भी शिफ्ट करके और गहराई में, और गहराई मतलब बाइंडिंग एनर्जी का मैग्नीट्यूड और ज़्यादा नेगेटिव साइड में ज़्यादा हो रहा है, सिस्टम और ज़्यादा बाउंड है। ओके, तो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व हम बार बार यूज़ करेंगे। तो और अगेन मैं इसे बाइंडिंग एनर्जी कर्व कह रहा हूँ, आगे से आप ध्यान रखिए, हम टोटल बाइंडिंग एनर्जी की बात कभी नहीं करेंगे, हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी भी अगर मैं कहता हूँ तो उसे आप एवरेज बाइंडिंग एनर्जी समझिए। और ये जो कर्व यहाँ पे है इसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ओके, बाइंडिंग एनर्जी कर्व ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स। तो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व के कुछ फीचर्स थे। एक हम थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्वालिटेटिवली समझाना चाहूँगा क्यों ऐसा हो रहा है कि लगभग आयरन का के लिए 56 है और निकल के लिए 62 है, 60 की रेंज में ये कर्व मैक्सिमम पे जाता है। इसकी जो पीक है, अगर आप पॉजिटिव साइड में देखें, इसका पीक लगभग 60 के आसपास पे है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, 60 से आगे भी ये कर्व डिक्लाइन हो रहा है और 60 से पीछे भी ये कर्व डिक्लाइन हो रहा है। मतलब A<60 के लिए ये कर्व क्यों डिक्लाइन होता है और A>60 के लिए। पहले मैं A>60 का आंसर आपको देना चाहूँगा। A>60 मतलब ये वाले न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस के लिए एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कम क्यों हो जा रही है। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी मतलब समझो जो अट्रैक्टिव फोर्स जिसकी हम अभी बात करेंगे, न्यूक्लियर फोर्स, उसका असर कम क्यों हो जा रहा है। वो असर कम क्यों हो रहा है, जैसे जैसे आपका न्यूक्लियस हैवी होगा, बड़ा न्यूक्लियस बनेगा, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, न्यूट्रॉन भी बढ़ेंगे डेफिनेटली, बट प्रोटॉन्स भी तो बढ़ेंगे। और प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल के बीच लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स अगर उनका चार्ज सेम है। तो ये आयरन के अंदर भी आपके 26 प्रोटॉन्स हैं, पर आप यूरेनियम की तरफ जाते हैं तो यूरेनियम के अंदर तो 92 प्रोटॉन्स हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, पर जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, ये रिपल्सिव फोर्स धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो इस रिपल्सिव फोर्स के कारण ओवरऑल जो न्यूक्लियस जितने फोर्स से बाउंड है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है थोड़ा। ओके, पूरी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन न्यूक्लियस को डिसोशिएट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स अभी हम देखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे न्यूक्लियस हैवी होता जाता है उसमें जो प्रोटॉन्स का असर है, रिपल्सिव इफेक्ट है, वो बढ़ रहा है। तो प्रोटॉन्स का रिपल्सिव इफेक्ट बढ़ रहा है, तो मतलब जिस एनर्जी से बाउंड है वो बाउंडिंग थोड़ा थोड़ा वीक हो रही है। बाउंडिंग वीक होने का मतलब बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, ये कम आ रही है। लाइटर न्यूक्लियाई में क्या होता है, लाइटर न्यूक्लियाई के फिनोमेना को कुछ इस तरह समझ सकते हैं आप। एक्चुअली ये सरफेस टू वॉल्यूम का इशू है। न्यूक्लियर फोर्स का एक फीचर होता है जिसे हम कहते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब ये है, माना जो कूलाम्बिक फोर्स है, कूलाम्बिक फोर्स कहीं पे भी एक चार्ज रखा हो Q और एक दूसरा चार्ज हो Q डैश, प्लस माइनस कुछ भी हो, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी भी हो, इनके बीच फोर्स लगता ही लगता है, Q डैश अपॉन R²। डिस्टेंस बढ़ने पे फोर्स कम हो जाएगा, पर डिस्टेंस लगता ही, फोर्स लगता ही लगता है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स का ऐसा बिहेवियर नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स का एक बिहेवियर है जिसे हम कहते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं रफली,
माना ये कोई न्यूक्लियॉन है, ये केवल अपने अगल बगल वाले नेबर्स से इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट मतलब उनके साथ फोर्स इसका लगता है। नेबर्स से मेरा मतलब है जो लगभग इससे 1 फर्मी की डिस्टेंस पे होते हैं। ये रफ नंबर्स हैं, बट माना ये एक न्यूक्लियॉन है, मैं सिंबॉलिकली दिखा रहा हूँ, ये एक न्यूक्लियॉन है किसी न्यूक्लियस के अंदर, और ये माना सेंटर वाला न्यूक्लियॉन है, चाहे तो आप इसे सेंटर वाला समझ लीजिए, और इसके इर्द गिर्द ये इसके कुछ नेबर्स हैं। माना इसके इर्द गिर्द कुल मिला के आप 5, एक सेंटर में एक बॉल है, आप उसके इर्द गिर्द 5 बॉल चिपका के रख सकते हैं, तो वो उसके नेबर्स हो गए। अब 6वीं बॉल, 7वीं बॉल, 8वीं बॉल आपने रखनी है, तो वो यहाँ जाएगी और दूर। न्यूक्लियस तो बड़ा बन रहा है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियॉन्स आपने ऐड किए, ये इस वाले न्यूक्लियॉन्स के साथ फोर्स नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट होने का मतलब न्यूक्लियर फोर्स केवल अपने अगल बगल वाले साथियों पे लगता है। ये वाला केवल इन अपने बगल वाले 5 पे फोर्स लगाएगा। इन दूर वाले 20 हों, बाद में और बढ़ जाएं, उन पे इस सेंटर वाले का फोर्स लगेगा। दूसरों का फोर्स लग सकता है उसके साथ, पर इसका फोर्स एक्सचेंज नहीं होगा। तो इस सैचुरेशन के कारण क्या होता है, इस फीचर को आप रफली ऐसे समझ सकते हैं, जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो की बात करूंगा, ये मैं बात आगे थोड़ा क्लियर करूंगा जब हम सेमी एम्पिरिकल फार्मूला की बात करेंगे। अगर आप ये किसी स्फीयर की सरफेस एरिया लें तो वो क्या होता है, 4πr², r² प्रोपोर्शनल होता है, और जबकि उसका जो वॉल्यूम होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, r³ के, 4/3πr³ के। तो आप सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो अगर देखें, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो देखें, तो r²/r³ वो क्या है, 1/r। ओके, जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, उसका रेडियस बढ़ेगा, ये फैक्टर कम होता जाएगा। ओके, यही फैक्टर इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइटर न्यूक्लियाई के लिए एक्चुअली सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, हायर होता है। तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो हायर होने से होता क्या है, वो जो सैचुरेशन है वो अचीव नहीं हो पाता है। लेट मी सी इट वेरी सिंपली दिस वे, इसको एक दूसरी तरह से समझिए। ओके, माना ड्यूटेरियम की बात करें, ड्यूटेरियम का बाइंडिंग एनर्जी कर्व में इतना नीचे क्यों लाई कर रहा है, ये थोड़ा हायर या मैक्सिमम वैल्यू के क्लोज क्यों नहीं है? अरे वहाँ तो इतने न्यूक्लियॉन्स ही मौजूद नहीं हैं जो आपके फोर्स को सैचुरेट कर सके। पहला न्यूक्लियर बाइंडिंग बढ़ाने के लिए आप इसके साथ कम से कम माना से फॉर एग्जांपल 5 न्यूक्लियॉन्स ऐड कर सकते थे इसके इर्द गिर्द, पर ड्यूटेरियम के अंदर तो 2 ही न्यूक्लियॉन्स हैं। तो जो न्यूक्लियर बाइंडिंग बनी या फोर्स ने जो अट्रैक्टिव नेचर एग्जिबिट किया, केवल इन 2 के कारण। जबकि इतनी चॉइस तो आपके पास कम से कम थी कि आप यहाँ 5 न्यूक्लियॉन्स ऐड कर सकते। 5 ऐड करते तो 5 का टोटल अट्रैक्टिव फोर्स जो न्यूक्लियर फोर्स बनता काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता। तो इस रफली इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि लाइटर न्यूक्लियर के लिए ऐसा क्यों हो रहा है। तो these were some features of the binding energy curve. Okay, let me again repeat. सेंटर पे मैक्सिमम, पहले तो एक जनरल फीचर, लगभग सारे न्यूक्लियाई के लिए एवरेज वैल्यू 8 MeV। ओके, लेकिन फिर फाइन फीचर्स पे जाएं, आयरन, निकल, कोबाल्ट के लिए लगभग मैक्सिमम वैल्यू 8.79 के आसपास। हैवियर न्यूक्लियाई के लिए डिप होते होते ऑन एवरेज 7.5 के आसपास चली जाती है वैल्यू। लाइटर न्यूक्लियाई के लिए तो यहाँ पीक्स एक्सिबिट करता है। इस तरह से हम देखें, हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन 16, He4, C12 और O16, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल लगते हैं बाकी न्यूक्लियाई के मुकाबले। इसको आप कुछ हद तक उससे भी कंपेयर कर सकते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा में या पीरियोडिक टेबल में। जो हमारी इनर्ट गैसेज होती हैं, इनर्ट गैसेज बहुत स्टेबल होती हैं, रिएक्ट नहीं करती हैं, बहुत स्टेबल। उनके जो एटॉमिक नंबर है वो कुछ खास पैटर्न डिपिक्ट करता है, 2, 8, 18 वगैरह वगैरह। वैसा ही बिहेवियर एक्चुअली यहाँ भी कंटेंड है। ये वाले जो न्यूक्लियर नंबर हैं 4, 12, 16, ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, बाद में हम थोड़ा सा शायद डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर मॉडल्स में एक शेल मॉडल की बात आती है। तो ये शेल मॉडल लगभग वैसा ही है जैसे आप एटॉमिक लेवल्स में शेल्स की बात करते हैं कि सबसे अंदर वाले ऑर्बिट में केवल एक एस वो शेल, और बाहर वाले में फिर एस और पी, और उसके अंदर एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और पी के अंदर 6 आ सकते हैं। तो इसको मिला के कुल इतने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ आ सकते हैं वगैरह वगैरह। तो आप फिर इनर्ट गैसेस के जो एटॉमिक नंबर्स हैं उसको जस्टिफाई कर पाते हैं, हाँ क्योंकि क्यों ये वाली गैस कहीं रिएक्शन नहीं कर रही है। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ भी ये न्यूक्लियस एटलीस्ट अपने अगल बगल के न्यूक्लियस के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी, इनके न्यूक्लियॉन नंबर जो हैं वो कुछ फिल्ड शेल्स, कंप्लीटली फिल्ड शेल्स बनाते हैं। ओके, सो दैट विल कम लेटर। तो लेट मी अगेन रिपीट, लेकिन ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होगा फ्यूज़न को समझने के लिए। इवन हम अल्फा डीके, रेडियो एक्टिविटी में हम अल्फा डीके पढ़ेंगे, तो वो अल्फा डीके में एक सवाल मैं पूछूंगा, वाई अल्फा डीके, मतलब
अल्फा डिके तो हुआ, लेकिन अल्फा ही पार्टिकल का डिके हुआ। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस। डिके अगर न्यूक्लियस को करना था वो कई तरीके से कर सकता था, उसने हीलियम न्यूक्लियस को ही अपने से बाहर क्यों फेंका, अपने से बाहर इजेक्ट क्यों किया, इसको भी हम यहीं से समझ पाएंगे। ओके, और फिर सैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी अभी मैं नेक्स्ट पेज पे बात करने वाला हूँ, न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज़ में जिसकी सैचुरेशन की जो मैं बात कर रहा था उसको भी हम यहाँ से कोरिलेट करेंगे। ओके, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। अब आता है खुद न्यूक्लियर फोर्स क्या है। न्यूक्लियर फोर्स मैंने कहीं पे प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया, बट लेट्स डू दैट। बाइंडिंग एनर्जी का बिहेवियर आपको बता रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखता है। स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहा हूँ मैं उसे, एमईवी के ऑर्डर की एनर्जीज हैं। ओके, तो जो हम बाकी फोर्स जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स खुद बाकी जो फोर्स आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन कूलाम्बिक फोर्स भी आपको केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे पाया हाइड्रोजन एटम या हैवियर न्यूक्लियस में, एक्सरेज में। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जीज तो सीधे सीधे एमईवी के ऑर्डर की हैं। इसका मतलब जो फोर्स इन्वॉल्व है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितना ज़्यादा फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा उससे जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी है उतनी ज़्यादा होगी। तो एनर्जी ज़्यादा है तो मतलब फोर्स क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो न्यूक्लियर फोर्स की एक सिंपल डेफिनेशन ही दे सकते हैं, ये वो फोर्स है जो न्यूक्लियॉन्स के बीच लगता है इनसाइड द न्यूक्लियस, वेरी वेरी सिंपली। ओके, और मैंने स्ट्रॉन्ग फोर्स को यहाँ पे अंडरलाइन भी कर रखा है, उसका एक रीज़न भी है। एक्चुअली अभी तो हम इसे न्यूक्लियर फोर्स कह रहे हैं, लेकिन शायद आप लोग जानते होंगे या अभी आने वाली क्लासेस में आप पढ़ेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है, वो क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। और क्वार्क्स के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स। ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लास्ट में मैं थोड़ा डिस्कस भी करूंगा तो दिस। लेकिन यहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्ग फोर्स का सेंस क्या था, ये फोर्स बहुत मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है इसका। ओके, अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंगस्ट ऑल नोन इंट्रैक्शन। हम 4 तरह के फंडामेंटल इंट्रैक्शंस की बात करते हैं जिनको मैं लास्ट में समराइज करूंगा इस लेक्चर के लास्ट में। उन चारों इंट्रैक्शंस में सबसे स्ट्रॉन्ग जो नोन इंट्रैक्शन है वो यही न्यूक्लियर फोर्स ही है। ओके, हम इसे न्यूक्लियर फोर्स, जब फोर्स की बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, और जब इंट्रैक्शन कहते हैं न्यूक्लियर इंट्रैक्शन। तो ये सबसे वो है। ओके, वैसे न्यूक्लियर फोर्स हमारा 2 तरह का होता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। ओके, लेकिन अभी हम यहाँ पे उसमें से जिसकी बात कर रहे हैं वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे आता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स जब हम बीटा डीके की बात करेंगे तो वीक न्यूक्लियर फोर्स उस तरह की प्रोसेस में आता है। तो यहाँ पे जिस न्यूक्लियर फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और इसका नाम ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसलिए रखा क्योंकि रियली रियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। रफली अगर मैं एक एस्टिमेट दूँ, ये बहुत सही एस्टिमेट इस तरह से देना ठीक नहीं होगा, पर फिर भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 10 से 100 गुना तक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप ग्रेविटी से कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से 10⁻⁻37 या ऐसा कोई नंबर आता है। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगने वाला r डिस्टेंस पे आपने रखें और उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी निकालिए, कूलाम फोर्स, और उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकालिए, तो आपको 10⁻⁻35 के ऑर्डर का कोई नंबर मिलेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। पर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, या जिसे सिंपली मैं अभी न्यूक्लियर फोर्स कहूँगा, ये तो उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, उससे भी 10 से 100 गुना ज़्यादा वो है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। ओके, अच्छा, और ये पॉइंट मैं कह चुका हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू कूलॉम फोर्स, जो आपके एटॉमिक एनर्जी लेवल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर और हैवियर न्यूक्लियस में किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर के हो सकते हैं, के शेल वगैरह में। लेकिन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो कि न्यूक्लियर फोर्स के कारण अपीयर हो रही है, जिस न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं अब, वो तो एमईवी के ऑर्डर की होती हैं। तो यही तो इंडिकेट कर रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्स की, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ठीक है, मतलब ये कुछ दूरी तरीके एक्ट करता है। आप कूलाम्बिक फोर्स की मैंने यहाँ पे बात की थी, 2 चार्जेस के बीच कितना भी सेपरेशन हो, इनके बीच न्यूक्लियर कूलाम्बिक फोर्स लगेगा ही लगेगा। उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा पर फोर्स 0 नहीं होगा। फोर्स 0 तभी होगा जब डिस्टेंस इन चार्जेस के बीच की इन्फिनिटी हो जाएगी। न्यूक्लियर फोर्स के साथ ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स है एक जिसे हम कहते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब ये है, उसको इस फिगर से बहुत अच्छा समझा जा सकता है। इस फिगर को देखें, माना 2 न्यूक्लियॉन्स हैं, ये इधर हमने डिस्टेंस प्लॉट कर रखी है, उनके बीच की डिस्टेंस कुछ है। ठीक है, 0 नहीं समझना चाहिए, वैसे 0 पे फिर रिपल्सिव हो जाएगा, बट उनके बीच की डिस्टेंस कुछ है, उनके बीच फोर्स लग रहा है। आपने उनके बीच की डिस्टेंस थोड़ा चेंज की, थोड़ा बढ़ाई, उनके बीच का फोर्स लगभग अनअफेक्टेड रहता है। थोड़ा मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप उनके बीच की डिस्टेंस को 1 फर्मी से ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो एकदम से ये फोर्स डिक्रीज करके 0 होने लगता है,
और थोड़ा डिस्टेंस बाद एक फर्मी से माना से इस फिगर में भी देखें तो 1.1 या 1.2 फर्मी तक जाते आते तो वो फोर्स जीरो ही हो चुका है। यही है शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब। ये फोर्स जो है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच लगने वाला फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, ये कुछ रेंज तक ही एक्ट करता है। उस रेंज से अगर आप बाहर हो गए, दूसरा न्यूक्लियॉन अगर उस रेंज से बाहर हो गया तो फोर्स इमीडिएटली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, रैपिडली फॉल करता है और फिर जीरो हो जाता है। तो ये है शॉर्ट रेंज फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स की ये प्रॉपर्टी है कि ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। रफली इसकी रेंज 10⁻⁻15 मीटर, ओके, 1 फर्मी जिसे हम कहते हैं रफली। अगेन ये रफ नंबर्स हैं, न्यूक्लियस का साइज खुद कुछ फर्मी के ऑर्डर का होता है, तो उसके अंदर भी जो एक न्यूक्लियॉन है वो केवल उन्हीं न्यूक्लियॉन्स के साथ न्यूक्लियर फोर्स एक्सचेंज करेगा जो उससे लगभग एक फर्मी के डिस्टेंस पे हैं। जो न्यूक्लियस उसके साथ एक फर्मी से ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं उनके साथ वो इंटरेक्ट नहीं करता है। जो हम सैचुरेशन कह रहे थे, आप इसे सैचुरेशन से भी रिलेट कर सकते हैं। माना ये एक बड़ा न्यूक्लियस है, ये इसके सेंटर का एक न्यूक्लियॉन है, इसके इर्द गिर्द आपने बाकी न्यूक्लियॉन्स पैक करने शुरू किए। मैं तो इन्हें छोटे दिखा रहा हूँ, अगर आप उन्हें बॉल की तरह सोचें, बॉल की तरह सोचना बहुत अच्छा नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स के लिहाज से, पर थोड़ी देर के लिए ये सेंट्रल न्यूक्लियस, सेंट्रल न्यूक्लियॉन और इसके इर्द गिर्द ये 4 5 6 जितने भी आ सके। अब अगला न्यूक्लियॉन तो यहाँ नहीं आ सकता, वो यहाँ फिट होगा। तो इस तरह से आपके न्यूक्लियॉन्स अरेंज हैं इस न्यूक्लियस के अंदर, बड़े से न्यूक्लियस के अंदर। अब आप इसमें से किसी भी न्यूक्लियस को पकड़ लीजिए, उसके जो जस्ट बगल वाले न्यूक्लियॉन्स हैं वो उससे लगभग माना एक फर्मी की रेंज में है। तो अगर ये न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज होता है, एक फर्मी तक ही एक्ट करता है, तो ये वाला न्यूक्लियस, अब मैं इस न्यूक्लियस को शेड कर रहा हूँ, माना मैंने इसे ब्लैक शेड किया, और इन वालों को, इसके नियरेस्ट नेबर्स को मैं रेड में शेड करता हूँ, रेड 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 से। डोंट गो अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द फिगर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया। ये ब्लैक वाले के केवल ये 6 नेबर्स ऐसे हैं जो इससे लगभग एक फर्मी के डिस्टेंस पे हैं। न्यूक्लियर फोर्स इतनी दूर तक काम करता है, तो ये ब्लैक वालों पे केवल 6 का असर होगा। बाकी इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स तो बहुत सारे हैं, ये भी हैं, ये भी है, ये भी है, यहाँ तक है, सरफेस तक भी हैं, बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं। पर इस ब्लैक वाले के लिए ये हों ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज है। ऐसे ही जिनको मैंने रेड कलर किया, ये इनका भी, ये भी अपने अगल बगल के केवल इतने रीजन के न्यूक्लियॉन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ओके, तो न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है। ओके, इसको अभी मैं सैचुरेशन से रिलेट करूंगा, बट दिस, लेकिन ये आइडिया मिला कहाँ से? ये आइडिया पहले हमने न्यूक्लियर डेंसिटी की स्टडी की थी। एक्सपेरिमेंट्स ने ये बताया कि न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी का बिहेवियर ऐसा होता है, सेंटर से लगभग कांस्टेंट चलती है, और फिर जब आप लगभग उसकी बाउंड्री पे पहुंचते हैं, अब बाउंड्री डिफाइन करना मुश्किल है पर फिर भी बाउंड्री पे पहुंचते हैं तो इमीडिएटली फॉल करके फिर जीरो होने लगती है। तो ये न्यूक्लियर फोर्स आप एक तो कह रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज नहीं होता तो क्या होता? माना इसी वाले फिगर में आप सोचें, ये सेंट्रल न्यूक्लियस है, ये सारे न्यूक्लियॉन्स जितने भी हैं उन सबको अपने क्लोज रखने की कोशिश करता, तो ये वाला अपने अगल बगल वाले, और फिर इससे जो दूसरी थोड़ा दूर वाले हैं, और फिर जो और दूर वाले हैं, सबको अपनी तरफ बहुत टाइटली बाउंड करके रखता। तो टाइटली बाउंड करके रखता मतलब वो इसके बहुत करीब होते, बहुत करीब होते मतलब यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती। अगर न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज नहीं होता तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसके इर्द गिर्द बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ये इन 5 को भी अट्रैक्ट करता, और इसके बाहर जो 8 10 12 होते हैं उनको भी, और उसके बाहर के 20 25 सबको ये अपने बिल्कुल क्लोज ले आता, और सबको अपने क्लोज ले आता तो डेंसिटी बढ़ती। और जो बाहर वाले हैं उनको उतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। फैसिलिटी से मेरा मतलब है वो भी अट्रैक्ट करते हैं अपने अगल वालों को, पर उनको अट्रैक्ट करने के लिए कम न्यूक्लियॉन्स अवेलेबल होते, तो फिर सेंटर पे डेंसिटी ज़्यादा होती और सेंटर से बाहर डेंसिटी क्या होती? डिक्रीज। लेकिन हमें तो देखने को मिलता है, फीचर ये है कि न्यूक्लियर डेंसिटी लगभग सेंटर से और बाहर तक कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स। तो एक तो ये सजेशन था, ठीक है, कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू बाउंड्री है क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी। तो यहीं से हम वो बात इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। न्यूक्लियर फोर्स का नेचर कुछ ऐसा है, एक न्यूक्लियॉन वो केवल अपने अगल बगल के नेबर्स से इंटरेक्ट करता है, बाहर, उससे बाहर वाले जो न्यूक्लियॉन्स हैं, उससे दूर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, उनके साथ न्यूक्लियर फोर्स का एक्सचेंज उसका नहीं होता है। ये कुछ ऐसा ही बिहेवियर है जैसे हम क्रिस्टल में कई बार कहते हैं, आपने पता होगा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है जालक जिसे आप कहते हैं। आप वो अगर मैं केवल 2 डायमेंशनल केस में दिखाऊं, आप इस तरह से दिखाते हैं, अपने लेटिस साइड पे जो आपके आयन्स या एटम्स जो भी मौजूद हों इस तरह से दिखाते हैं, और फिर आप कहते हैं ये वाला केवल अपने जो इर्द गिर्द वाले हैं, नेबर्स हैं, केवल उसके साथ इंटरेक्ट करता है। वैसा ही कुछ फीचर यहाँ पे आप इसे समझ सकते हैं। शॉर्ट रेंज होने के कारण न्यूक्लियर फोर्स क्या है? केवल नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन टाइप का है। ओके, बहुत दूर वाले न्यूक्लियॉन्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। दूसरा, यहाँ से इसका आइडिया कहाँ से लगा कि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है? हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो देखा अभी बाइंडिंग एनर्जी कर्व में, लगभग 8 MeV के आसपास कांस्टेंट है। लगभग सारे न्यूक्लियस के लिए ये नंबर इतना कांस्टेंट है। तो
अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ए है, अगर आप ए को यहाँ साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो बाइंडिंग एनर्जी आपको पता लगता है लगभग ए के प्रोपोर्शनल है। न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी उसके मास नंबर के हिसाब से ग्रो कर रही है। तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट, लेट मी डू इट। बाइंडिंग एनर्जी कर्व लगभग आपको ये बता रहा है, बहुत लाइट न्यूक्लियाई को अगर आप छोड़ दें तो बाइंडिंग एनर्जी लगभग ए के प्रोपोर्शनलिटी ग्रो करती है। जितने और ए है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जितने न्यूक्लियॉन उसके हैं अंदर हैं, बाइंडिंग एनर्जी टोटल, ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ए के हिसाब से बढ़ रही है। ओके, अगर न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज नहीं होता तो ये नंबर इस तरह से ग्रो नहीं करता। ओके, ये नंबर किस तरह से ग्रो करता, माना ये एक न्यूक्लियस है आपका, इसके अंदर कुल मिला के ए न्यूक्लियॉन्स हैं। अगर न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज नहीं होता, कोई वाला भी न्यूक्लियॉन किसी दूसरे न्यूक्लियॉन पे फोर्स अगर लगा रहा होता, तो माना आपने कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियॉन पिक किया, कोई जरूरत नहीं सेंटर वाला, किसी को भी पिक करें, अगर न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज का नहीं होता, शॉर्ट रेंज का होने के कारण तो क्या है, ये इस रेड सर्किल के अंदर, अब सर्किल नहीं 3 डायमेंशन में सोचना पड़ेगा, बट क्वालिटेटिवली बता रहा हूँ मैं आपको, इस सर्किल के अंदर जितने न्यूक्लियॉन्स मौजूद हैं केवल उनके साथ फोर्स लगेगा, बाकी नहीं, तो उसी फोर्स से उसकी बाइंडिंग एनर्जी जनरेट होगी। लेकिन अगर न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज नहीं होता तो ये अकेला न्यूक्लियॉन बाकी जितने न्यूक्लियॉन्स इस न्यूक्लियस के अंदर हैं सबके साथ फोर्स वो करता। इस न्यूक्लियॉन के अलावा यहाँ बाकी कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, A-1, टोटल A हैं, तो उनमें से एक ये खुद हो गया, तो बाकी कितने हैं, A-1। तो अब ये न्यूक्लियॉन अपने आप कितने न्यूक्लियॉन्स के साथ फोर्स लगाता, A-1 के साथ। ठीक है, माना इनको मैं इस तरह के एरो से दिखाऊं, ये वाला इसके साथ जो फोर्स है वो ये वाला है, इसका इसके साथ जो फोर्स है वो इसका इसके साथ जो फोर्स है ये पेयर वाइज फोर्स लग रहा है, तो हर न्यूक्लियॉन के साथ फोर्स लगा, तो अकेले इस न्यूक्लियॉन के कितने फोर्सेज जनरेट हुए, A-1। अब ऐसे खुद कितने न्यूक्लियॉन है, इसके बाद खुद इस न्यूक्लियॉन की बारी आएगी, जब इस न्यूक्लियॉन की बारी आएगी ये भी तो A-1 पेयर्स बनाएगा, और खुद जब इस न्यूक्लियॉन की बारी आएगी ये भी A-1 पेयर्स बनाएगा। तो हर न्यूक्लियॉन जिनका नंबर अपने आप में A है वो A-1 पेयर्स ऑफ फोर्सेस बना रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ फोर्सेस कितना हो जाएगा, A इंटू A-1। अगर न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज नहीं होता तो कुल नंबर ऑफ इंटरेक्शंस जो आप इस न्यूक्लियस के अंदर काउंट करते वो इस ऑर्डर के होते, A इंटू A-1। इसमें पॉसिबली 1/2 का फैक्टर भी आना चाहिए, हम डबल काउंटिंग कर रहे हैं बट हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लगभग ये। और A अगर बहुत लार्ज है, हैवी न्यूक्लियस के लिए, माना आप 50 से ऊपर चले जाओ तो 50 में 1 घटा के मल्टीप्लाई करो या सीधे 50 इंटू 50 कर दो, लगभग बराबर है। आप इस नंबर को लगभग किसके प्रोपोर्शनल ले सकते हैं, A²। अगर न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज का नहीं होता तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो A² के प्रोपोर्शनल नेचर उसका दिखना चाहिए था, पर बाइंडिंग एनर्जी का नेचर कैसा दिखता है, A के प्रोपोर्शनल। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स सारी रेंज पे, पूरे न्यूक्लियस की रेंज में एक्ट नहीं करता है, वो कहाँ एक्ट करता है, केवल बहुत शॉर्ट रेंज में एक्ट करता है। ओके, इस चीज़ को दूसरी तरह से भी मैं आपको समझा सकता हूँ। ये हमने बात की थी कि ये जो हैवियर वाले न्यूक्लियस हैं ये कंपैरेटिवली इनकी बाइंडिंग वीक होती है। उसका रीज़न मैंने आपको कहा था कूलम्बिक रिपल्सन। इसको थोड़ा और बेटर अब हम समझ सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स तो A हैं, लेकिन अगर मैं कूलम्बिक फोर्स की बात कर रहा हूँ तो मुझे इनमें से केवल प्रोटॉन्स का ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होने के कारण वहाँ कूलम्बिक फोर्स नहीं लगता है। प्रोटॉन्स का नंबर कितना है, Z। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसमें से केवल प्रोटॉन्स जो चार्ज पार्टिकल हैं वो केवल कितने हैं, Z। लेकिन अब ये चार्ज पार्टिकल माना ये हैं, ये प्रोटॉन्स हैं। अगर प्रोटॉन्स के बीच लगने वाले कूलम्बिक फोर्स की बात करें तो एक प्रोटॉन पे कितने प्रोटॉन्स फोर्स लगा रहे होंगे, कूलम्बिक फोर्स इनफाइनाइट रेंज का होता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर कहीं भी कोई प्रोटॉन मौजूद है वो इस पे कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स क्या है, कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स न्यूक्लियस को बेसिकली ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, प्रोटॉन को प्रोटॉन से दूर धकेल रहा है। ओके, न्यूक्लियस बंधे हुए क्यों है, न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रांग होता है, कूलम्बिक फोर्स उस पर उतना ज़्यादा असर नहीं डाल पाता है। अगर मैं उस क्वालिटेटिवली कहूँ, दी न्यूक्लियर फोर्स मीन्स न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस को बाइंड करने की कोशिश कर रहा है, कूलम्बिक रिपल्सन उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बट जीत किसकी है, न्यूक्लियर फोर्स की है, क्योंकि वो स्ट्रांग है इसके मुकाबले। लेकिन अगर आपका न्यूक्लियस बहुत हैवी है तो Z बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, माना Z आपका 100 के आसपास है, सिंप्लिसिटी के लिए मैं ले रहा हूँ। तो अब एक प्रोटॉन पे बाकी 99 प्रोटॉन्स फोर्स लगाएंगे, कितने, 100-1 प्रोटॉन्स का फोर्स इस पे लगेगा। ऐसे ही दूसरे वाले प्रोटॉन पे भी बाकी 99 का फोर्स लगेगा, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, पांचवें पे भी। तो कुल कूलम्बिक रिपल्सन के कितने पेयर जनरेट होंगे, 100-1 इंटू 100। जनरल केस में Z-1 इंटू Z। अगर Z बहुत लार्ज है तो -1 को आप ड्रॉप कर सकते हैं, ये नंबर कितना हो गया, लगभग Z²।
कूलाम्बिक जो रिपल्सन का असर है वो, क्योंकि कूलाम्बिक फोर्स शॉर्ट रेंज नहीं है, वो सचमुच जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनली ग्रो करेगा, और जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनली अगर ग्रो करेगा तो अब आप इस फीचर को भी समझ सकते हैं क्यों ये वाला न्यूक्लियस थोड़ा कम वीकली बाउंड है। न्यूक्लियर फोर्स तो लगभग अपना वैसा ही बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन यहाँ जाते जाते Z की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इधर कहीं Z, ये आयरन के लिए Z हमारा 25-26 के आसपास है, और यहाँ जाते जाते Z हमारा लगभग 100 के आसपास हो चुका है। यूरेनियम के लिए Z 92 है, 100 मान लें, और ये 25। Z आपका 4 गुना बढ़ गया, तो Z स्क्वायर 4 चक्कू 16 गुना। कूलाम्बिक का जो असर है यहाँ इन न्यूक्लियस पे 16 गुना है, तो इसीलिए, और कूलाम्बिक का असर क्या है, वो न्यूक्लियस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है। तो अब आप इस असर को भी समझ सकते हैं, ये यहाँ ही असर क्यों आया। लेकिन यहाँ पे मैंने ये पॉइंट कहाँ से रेज किया था, शॉर्ट रेंज का आइडिया कहाँ से लगा, एक तो न्यूक्लियर डेंसिटी वाले आर्गूमेंट से, दूसरा क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट है, इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी लगभग ए के साथ ग्रो करती है, ए के प्रोपोर्शनल है। अगर कोई फोर्स शॉर्ट रेंज नहीं होता न्यूक्लियर फोर्स, तो बाइंडिंग एनर्जी ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ग्रो करनी चाहिए थी, जैसे कूलाम्बिक रिपल्शन जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ग्रो करता है। तो फिर, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये ऐसा बिहेवियर देखने को नहीं मिला। इसका मतलब ये वाला बिहेवियर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अरे न्यूक्लियर फोर्स जरूर क्या होगा, शॉर्ट रेंज का। उस न्यूक्लियस के अंदर कितने भी न्यूक्लियॉन्स हों, इस पे लगने वाला फोर्स उस नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पे लगने वाला फोर्स तो लगभग डिपेंड करेगा इसके नेबर्स कितने हैं। ओके, सो दिस इज द आर्गुमेंट। हाँ, मैं यहाँ पे पहले पॉइंट में एक चीज़ बोलना भूल गया, मुझे आर्गुमेंट में देना चाहिए था। कैसे पता लग रहा है न्यूक्लियर फोर्स हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच तो चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, लेकिन प्रोटॉन के बीच तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और उसके बावजूद भी आपका न्यूक्लियस बंधा हुआ है, स्टेबल है। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स जरूर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से क्या होगा, स्ट्रांग होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन से भी ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स उसे बाइंड करके रख रहा है, तो वहाँ से भी हमें आइडिया मिलता है। ओके, दिस अच्छा, ये वाला जो फिगर है जो मैंने आपको ये दिखाया था कि न्यूक्लियर फोर्स का जो बिहेवियर है डिस्टेंस के साथ, फोर्स के बिहेवियर को हम हमेशा बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में दिखाते हैं, क्योंकि लैब में जो हम चीज़ मेजर कर सकते हैं वो एक्चुअली एनर्जीज हैं। ओके, बट ये न्यूक्लियर फोर्स का जो हम शॉर्ट रेंज फीचर कह रहे हैं उसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये फोर्स किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक एक्ट करता है और उसके बाद इमीडिएटली जीरो होने लगता है, बहुत शॉर्ट, उस रेंज से आप बाहर चलेगा। इसे हम न्यूक्लियर फोर्स की रेंज कहेंगे, जो कि लगभग आप 1 फर्मी समझ सकते हैं। 1 फर्मी से दूर ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर 2 न्यूक्लियॉन्स हैं तो उनके बीच न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग रहा होगा। इसको ज़्यादा बेटर ग्राफ वैसे इसके ये हैं, ये NP सिस्टम मैंने लिखा है और ये PP सिस्टम लिखा है। NP मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम, एंड दिस इज ए प्रोटॉन प्रोटॉन सिस्टम। न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम में मतलब एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन अगर हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस अगर आप वेरी करें तो उनके बीच लगने वाला जो बाइंडिंग एनर्जी है, ओके, वो उसका बिहेवियर ऐसा होता है। लगभग 1 फर्मी पे ये बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। ये नेगेटिव में है कर्व, नेगेटिव होना मतलब ज़्यादा स्टेबल सिस्टम। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, मैंने आपको पहले भी कहा ये कर्व भी मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, पर एक्चुअली आपको इनको इन्वर्टेड समझना चाहिए, आपको इन कर्व को ऐसा इन्वर्टेड समझना चाहिए, ये डाउनवर्ड साइड में। ओके, तो ये एक्चुअल मैंने डाउनवर्ड में ही प्लॉट कर रखा है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम का जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, लगभग 1 फर्मी डिस्टेंस पे सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है। 1 फर्मी से थोड़ा इधर उधर लगभग ये कर्व फ्लैट है, और अगर आप 1 फर्मी से ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ा दें तो ये फोर्स बहुत रैपिडली होते हुए जीरो होने लगता है। 3 फर्मी पे आते आते ये फोर्स क्या हो जाता है, जीरो, और उसके बाद क्या रहता है, जीरो। लेकिन अगर इसकी डिस्टेंस 1 फर्मी से भी कम करें, ये इस फिगर और इस फिगर में एक डिफरेंस है। इस फिगर में ऐसा लगता है 2 न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस अगर जीरो भी हो जाए तभी भी उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप उनके बीच की डिस्टेंस को और कम करें, 1 फर्मी से कम करें, तो अब उनके बीच रिपल्सिव फोर्स भी लगने लगता है। बहुत क्लोज डिस्टेंस आने पे भी वो एक दूसरे को अवॉइड करना चाहते हैं। ओके, और PP सिस्टम को अगर देखें, प्रोटॉन प्रोटॉन सिस्टम को देखें, वहाँ भी जनरल शेप ऐसी ही है, लेकिन इसमें लास्ट में एक फीचर आप देख रहे होंगे, ये कर्व यहाँ पे जाके पॉजिटिव साइड में जा रहा है। पॉजिटिव साइड का मतलब, नेगेटिव साइड का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, पॉजिटिव साइड में बाइंडिंग एनर्जी जा रहा है, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स। ये रिपल्सिव फोर्स क्यों हो रहा है? एक्चुअली ये था न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम, एक पार्टिकल चार्ज था, दूसरे का चार्ज नहीं था, तो कूलाम्बिक फोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं आया। ये प्योरली न्यूक्लियर फोर्स का जो बिहेवियर है वो आया। जबकि इस वाले कर्व में आप देखें, यहाँ तक तो ये कर्व इससे मैच कर रहा है। क्यों कर रहा है मैच? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स कूलाम्बिक के मुकाबले इतना स्ट्रांग है कि कूलाम्बिक का कुछ असर इस समय जरूर होगा, दोनों प्रोटॉन्स हैं, चार्ज हैं, लेकिन वो असर न्यूक्लियर फोर्स के सामने नज़र नहीं आ रहा है। पर 3 के बाद, लगभग 3 फर्मी के बाद हमने कहा न्यूक्लियर फोर्स लगभग ख़त्म हो गया, जीरो हो गया। एक बार न्यूक्लियर फोर्स पूरी तरह से उसका असर खत्म हो गया तो अब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला
कोलम्बिक फोर्स खत्म थोड़ी हुआ है, वो रिपल्सिव नेचर अपना अब शो करने लगा है। ओके, तो इसलिए एक का उसमें डिफरेंस है। ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से किए जाते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन को एक दूसरे पे बॉम्बार्ड करके, ठीक है, प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स के थ्रू बॉम्बार्ड करके, या प्रोटॉन पे प्रोटॉन बॉम्बार्ड करके। प्रोटॉन क्या होता है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन है। तो वो बॉम्बार्डिंग एक्सपेरिमेंट्स ने आपको ये फीचर्स रिवील किए हैं। तो यही फीचर्स आपको ये बता रहे हैं यहाँ से। इसमें इससे एक और चीज़ निकल के आएगी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। अगर आप केवल इस वाले पार्ट को भूल जाएं, ये वाला, ये कूलाम्बिक रिपल्शन के कारण ये टेल आ रही है, इसे हम कूलाम्बिक टेल कह सकते हैं। ये टेल क्यों कह रहे हैं, ये 3 फर्मी के बाद का बिहेवियर है। लार्ज डिस्टेंस पे न्यूक्लियर साइज के हिसाब से 3 फर्मी एक लार्ज डिस्टेंस है। लार्ज डिस्टेंस पे तो कूलाम्बिक फोर्स ही लगेगा, तब तक न्यूक्लियर फोर्स का असर तो खत्म हो चुका है। पर जिस रेंज में न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, वहाँ चाहे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स हो, या प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला हो, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन का भी अगर हम स्टडी करते, वो क्या होता, सेम होता। इस फीचर को हम कहते हैं चार्ज इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स पे चार्ज से फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे फर्क पड़ता है, पार्टिकल चार्ज है नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। न्यूक्लियर फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप न्यूक्लियन हैं, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन में से कुछ हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स का बिहेवियर एक जैसा रहेगा। ओके, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। शॉर्ट रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स को कई बार एक बॉक्सर वाली उससे डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे 2 बॉक्सर्स अगर किसी रिंग में फाइट कर रहे हैं, तो बॉक्सर के मुक्के की कुछ रेंज होती है, उसके मुक्के में बहुत पावर है, बहुत फोर्स है, लेकिन उसका हाथ माना 1 मीटर का है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर दूसरा बॉक्सर या जिस चीज़ को मुक्का मार रहा है, अगर वो उससे 1 मीटर की रेंज में, माना ये मेरा बॉक्सर है और ये डिस्टेंस है, ये 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30, 40, 50, 60, ये 1 मीटर है, और ये फिर 1.1, 1.2, 1.3। अगर कोई टारगेट यहाँ पे रखा हुआ है, जिस चीज़ को स्ट्राइक कर सकता है, दूसरे बॉक्सर का चेहरा या कोई भी चीज़, अगर वो 10 सेंटीमीटर की रेंज में है, तो घूसे का पूरा असर पड़ेगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा। 20 सेंटीमीटर पे भी एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि उसका हाथ वहाँ तक पहुँच सकता है। 30, 40, 1 मीटर तक भी आप ये सोचें, वो हाथ लगभग उतनी तरीके से घूम रहा है जैसा 10 सेंटीमीटर पे घूमता है, यहाँ तक भी फोर्स का वही असर होगा। लेकिन जैसे ही दूसरा बॉक्सर 1.1 मीटर दूर निकल गया, अब उसका हाथ तो 1 मीटर से लंबा नहीं है, तो वो उसके मुक्के का कोई असर इसे नज़र नहीं आएगा। तो ये एक एनालॉजी है ये समझने के लिए शॉर्ट रेंज फोर्स क्या होता है, इसकी एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। इस रेंज के अंदर कहीं भी है तो उतनी मार पड़ेगी, और इस रेंज से बाहर है तो यही तो बॉक्सर कोशिश करते हैं रिंग में एक दूसरे की रेंज से बाहर रहने की कोशिश करते रहते हैं लगातार। ओके, वाइल दे देमसेल्व्स आर ट्राइंग टू पंच द अदर बॉक्सर, वो उसकी रेंज से बाहर रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो रेंज से बाहर। ओके, सो दिस इज अ गुड एग्जांपल। और सैचुरेशन की मैं बात कर चुका हूँ। ये फीचर जो है ये सैचुरेशन से भी रिलेटेड हो रहा है, कि न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट होने का मतलब, एक न्यूक्लियन अगर आप पकड़ लें, सेंटर वाला कोई जरूरी नहीं है, कोई सा भी न्यूक्लियन, तो इस पे लगने वाला टोटल फोर्स बाकी सारे न्यूक्लियंस के कारण नहीं लगता है। इस पे इसके नियरेस्ट वाले जो नेबर्स हैं, नियरेस्ट का मतलब आप हमेशा इन्हें समझें कि इसके जस्ट बगल वाले, वो कुछ रेंज होगी, एक्चुअली वो 1 फर्मी की रेंज अगर हम कह रहे हैं, 1 फर्मी की रेंज के अंदर जितने न्यूक्लियंस हैं वो वाले, माना ये सोचिए इस न्यूक्लियस का साइज खुद माना 5 फर्मी के ऑर्डर का है फॉर एग्जाम्पल। अब ये कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियन है, आप इसके इर्द गिर्द लगभग 1 फर्मी का स्फीयर की कल्पना कीजिए, इसके अंदर जितने न्यूक्लियॉन्स हैं वो इस पे फोर्स लगाएंगे। ओके, इससे बाहर वाले इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे। ये है सैचुरेशन का अर्थ। आप वो ना सोचें 5 ही हैं या 10, वो मैं एग्जांपल के लिए नंबर्स ले रहा था ये। ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर जितने न्यूक्लियॉन्स हैं वो सारे के सारे आपस में हर समय इंटरेक्ट नहीं करते हैं। किसी भी न्यूक्लियस के साथ लगभग उसकी 1 फर्मी की रेंज के अंदर जितने न्यूक्लियॉन्स हैं वो करते हैं। तो इसीलिए न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाता है, सैचुरेट को आप इस तरह समझिए, जैसे सैचुरेशन हम बोलते हैं पानी में नमक घुल रहे हैं, कुछ देर बाद नमक घुलना बंद हो जाता है, जब मैक्सिमम जितना घुल सकता है घुल गया। तो ऐसे ही इसके माना इस स्फीयर के अंदर कुल मिला के 10 न्यूक्लियन आ सकते हैं। अगेन ये एग्जांपल को आप बहुत स्ट्रिक्ट ना समझें, 10 न्यूक्लियन आ सकते हैं, मतलब इसके साथ मैक्सिमम जो अट्रैक्टिव फोर्स है 10 न्यूक्लियन का अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो सकता है। आप माना हमारे पास केवल 2 न्यूक्लियंस थे, तो 1 और इसके साथ एक और आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी तक तो वो सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स इसके अगल बगल ही एडजस्ट हुए हैं। अगल बगल मतलब इसके 1 फर्मी की रेंज में है, तो न्यूक्लियर फोर्स लगातार ग्रो कर रहा था। 1 के साथ माना 1 यूनिट था, तो 2 के साथ 2 यूनिट होगा, कुल मिला के 3 के साथ 3 यूनिट, 10। लेकिन अब इसके बाद अगर आप और न्यूक्लियॉन्स ऐड करेंगे, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 20, 22, 21, 25, उससे इस पे लगने वाले फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये केवल इनके साथ फोर्स एक्सचेंज कर सकता है। तो यही है न्यूक्लियर फोर्स का सैचुरेशन। एक लेवल तक न्यूक्लियर फोर्स बढ़ा और उसके बाद वो इंक्रीज नहीं करेगा, सैचुरेट हो जाएगा। ओके,
तो ये सब रिलेटेड हैं, बाइंडिंग एनर्जी जो स्टेबिलिटी हो रही है, या न्यूक्लियर डेंसिटी जो वो है, या जिसे हम सैचुरेशन कह रहे हैं, ऑल दीज फीचर्स आर रिलेटेड। ओके, न्यूक्लियर फोर्स की एक और प्रॉपर्टी जिसको मैं पीछे कह चुका हूँ, चार्ज इंडिपेंडेंट, या जिसको हम कई बार चार्ज ब्लाइंड भी कहते हैं। चार्ज से हमारा मतलब है प्लस माइनस या न्यूट्रल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, FNN जो मैंने लिखा है इसका मतलब फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच भी लगता है, और प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच भी। न्यूक्लियर फोर्स इन तीनों पेयर्स के बीच एक जैसा होता है, थोड़ा स्लाइट डिफरेंस हो सकते हैं, बट अदरवाइज दीज फोर्सेज आर एग्जैक्टली सेम। तो इसीलिए हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स चार्ज से इंडिपेंडेंट हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में न्यूक्लियर फोर्स भेद नहीं करता है, चार्ज ब्लाइंड है वो। ओके, ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पता लगता है। मैंने आपको कहा ना, ये कहाँ से पता लगे लोगों को? NP सिस्टम की स्टडी तो आप ड्यूटेरियम न्यूक्लियस में भी कर सकते हैं। ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, तो वहाँ से कुछ इसका बिहेवियर पता लग सकता है। पर PP प्रोटॉन वाला कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, ऐसा कोई न्यूक्लियस नहीं है जिसके अंदर दो प्रोटॉन्स हैं, स्टेबल न्यूक्लियस तो कोई नहीं है। तो आप क्या करते हैं, प्रोटॉन्स पे प्रोटॉन की बॉम्बार्डिंग करते हैं, या दो न्यूट्रॉन्स वाला कोई सिस्टम नहीं है तो न्यूट्रॉन पे न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करने का मतलब रदरफोर्ड टाइप स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूट्रॉन पे न्यूट्रॉन की बौछार की और देखा वो कहाँ स्कैटर हुए, और उससे फिर आइडिया लगाते हैं कि हाँ फोर्स का नेचर क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी का बिहेवियर कैसा है। तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स ने रिवील किया है कि न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन के बीच और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच बिल्कुल एक जैसा होता है। ओके, थोड़ा अंतर जो हमें यहाँ नज़र आ रहा था वो बाद में जब कूलाम्बिक फोर्स अपना असर दिखाने लगता है तब। ओके, अदरवाइज तो चार्ज इंडिपेंडेंट। और इस चीज़ को आप थोड़ा आगे की क्लासेस में कुछ इस तरह से पढ़ेंगे। मैंने पीछे आपको बताया भी था, न्यूक्लियस के अंदर की एंटिटीज़ को हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। वो हमें पता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दो अलग अलग वैरायटी में। पर न्यूक्लियर फोर्स के लिहाज से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई अंतर नहीं है, सब न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन देखता है, न्यूक्लियॉन है तो फोर्स लगेगा, ठीक है। चार्ज से कोई मतलब नहीं है, चार्ज के बेसिस पे न्यूक्लियॉन या तो प्रोटॉन कहलाता है या न्यूट्रॉन कहलाता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन का आप कहते हैं स्पिन अप और स्पिन डाउन। अब इलेक्ट्रॉन का चाहे स्पिन अप हो चाहे स्पिन डाउन हो, वो जिस एनर्जी स्टेट में है उसकी एनर्जी उतनी होगी, मतलब एनर्जी स्पिन पे डिपेंड नहीं करती है। अगेन ये स्टेटमेंट भी एग्जैक्टली ट्रू नहीं है, बट स्पिन का एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है, एटलीस्ट एलिमेंट्री लेवल पे आप यही वो करते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं, जैसे हम कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन है और स्पिन अप में तो आप उसे ये दिखाते हैं, और स्पिन डाउन में तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये उसकी दो अलग अलग स्टेट्स हैं। इसी तरह से न्यूक्लियॉन कि दो अलग अलग स्टेट्स, एक स्टेट में वो P नज़र आता है और दूसरे स्टेट में वो नज़र आता है N। एक तरह से जैसे इलेक्ट्रॉन की अप और डाउन स्पिन स्टेट्स होती हैं, ऐसी P और N जिन्हें आप कहते हैं वो न्यूक्लियॉन की अप और डाउन स्टेट्स हैं। ओके, तो ये यहीं से फिर आप समझ सकते हैं, अच्छा न्यूक्लियर फोर्स तो इस पे ध्यान नहीं देता है कि वो P है या N, वो तो किस पे ध्यान देता है, न्यूक्लियॉन पे। तो अगर दोनों न्यूक्लियॉन्स हैं तो फोर्स हमेशा एक जैसा होगा। ओके, अच्छा न्यूक्लियर फोर्स की एक और प्रॉपर्टी है, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, बट जस्ट टू कोट, न्यूक्लियर फोर्स स्पिन डिपेंडेंट जरूर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्पिन हाफ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ होता है, ऐसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का भी अपने आप में स्पिन हाफ होता है। अपने आप स्पिन हाफ होने का मतलब प्रोटॉन भी अप स्पिन के साथ भी हो सकता है, डाउन स्पिन के साथ भी, और न्यूट्रॉन भी अप स्पिन डाउन स्पिन के साथ। अब आपके दो न्यूक्लियॉन्स हैं, वो चाहे ये हों चाहे ये हों चाहे ये हों, तो अब पहले वाले न्यूक्लियॉन का भी पता नहीं अप स्पिन है या डाउन स्पिन है, और दूसरे वाले का भी पता नहीं अप स्पिन है या डाउन स्पिन। इनके बीच लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स इनके रिलेटिव स्पिन पे डिपेंड करेगा। दोनों अप हैं तो अलग टाइप का होगा, और एक अप और एक डाउन है तो अलग टाइप का। इसी को हम कहते हैं स्पिन डिपेंडेंस ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो ये जस्ट मुझे क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब करना था। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है न्यूक्लियर फोर्स को समझने का, कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसको समझने का एक तरीका है जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज फोर्स मॉडल। इनफैक्ट ये एक्सचेंज फोर्स मॉडल केवल न्यूक्लियर फोर्स के लिए नहीं है, जितने भी फंडामेंटल इंटरेक्शंस हमारे हैं, 4 फंडामेंटल इंटरेक्शंस, आज की डेट में उनको हम इस तरह के मॉडल से कुछ उसके बारे में बात कर सकते हैं। क्या आइडिया है? पहले आइडिया ये है कि जो कोई भी फोर्स जो है, और स्पेसिफिकली हम न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, न्यूक्लियर फोर्स दो न्यूक्लियॉन्स के बीच कैसे लगता है, उनके बीच किसी पार्टिकल का एक्सचेंज होते रहता है। इसके लिए मैं आपको क्लासिकल मैकेनिक्स का एक एग्जांपल दूंगा। माना दो लोग बर्फ़ पे खड़े हैं, ये बर्फ़ है, बर्फ़ का मतलब है फ्रिक्शनलेस। आप बर्फ़ पे खड़े हैं, आपके जूतों और बर्फ़ के बीच बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है, एक पर्सन ये खड़ा है, एक पर्सन ये। अब अगर माना इस आदमी के हाथ में एक बॉल है, से क्रिकेट बॉल है, और ये बॉल को थ्रो करता है मोमेंटम P से अपने साथी की तरफ,
तो अब इस आदमी ने जब बॉल को पी मोमेंटम से आगे फेंका तो रिकॉयल के कारण वो माइनस पी मोमेंटम पीछे की ओर गेन करेगा। जैसे गन फायरिंग में आप बात करते हैं, बुलेट आगे जाती है और गन और जो शूट करने वाला है वो पीछे की ओर धक्का एक्सपीरियंस करता है, तो वो मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण तो है। तो ऐसे ही अगर आपने एक बॉल आगे फेंकी, एक बॉल, ये इस आदमी ने बॉल फेंकी और ये बॉल आगे जा रही है, जैसे ही ये बॉल इस आदमी से डिटैच हुई, बॉल का मोमेंटम पी आगे की ओर, तो इस आदमी का मोमेंटम माइनस पी पीछे की ओर। अच्छा, और ये बॉल जब लास्ट में इस आदमी के पास पहुंची, इसने इसे कैच किया, तो मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण अब इस ओवरऑल सिस्टम मतलब ये आदमी और जो इस बॉल को कैच कर चुका है, ये सिस्टम का कितना मोमेंटम हो जाएगा, पी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण जो पी मोमेंटम जो बॉल लेके आ रही थी वो अब बॉल प्लस मैन, सेकंड मैन, उन दोनों का हो जाएगा। तो अगर आप बहुत दूर से इस चीज़ को देख रहे हैं, दूर से मतलब आपको ये बॉल नज़र नहीं आ रही है, इतनी दूर से आप इस चीज़ को देख रहे हैं, तो आपको ये लगेगा अरे ये वाला आदमी पीछे की ओर सरक रहा है और ये वाला आदमी आगे की ओर सरक रहा है। अगर ये सिचुएशन है, ओके, लेट मी ट्राई टू डिस्क्राइब इट दिस वे, इफ यू कैन सी दिस, ये वो बॉल है, इसने ये बॉल इसकी तरफ फेंकी, बॉल का मोमेंटम आगे, ये पीछे की ओर जाने लगा, और बॉल जब इससे टकराई, इसने इस बॉल को कैच किया, तो बॉल के मोमेंटम के कारण ये इधर को। तो अगर मुझे बॉल नज़र नहीं आ रही है तो मुझे तो लगेगा अरे ये दो पार्टिकल्स तो एक दूसरे को रिपेल करते हुए दूर जा रहे हैं। मुझे एक फोर्स नज़र आएगा, फोर्स का ओरिजिन कहाँ है, पार्टिकल के एक्सचेंज में, पार्टिकल या मोमेंटम के एक्सचेंज में बोलना चाहिए, बेसिकली पार्टिकल मतलब वो मोमेंटम कैरी कर रहा है, ओके। तो रिपल्सिव फोर्स आप ऐसे समझ सकते हैं। अब क्वांटम फील्ड थ्योरी में मोमेंटम का एक्सचेंज नेगेटिव भी होता है। अब नेगेटिव एक्सचेंज इस वाले एक्सपेरिमेंट में आप नहीं समझ सकते कि बॉल आपने फेंकी और बॉल आगे जा रही है लेकिन मोमेंटम पीछे की ओर। लेकिन अगर आप मैथमेटिकली इमेजिन करें, अगर ये बॉल जो मोमेंटम लेके जा रही है अगर वो नेगेटिव होता तो ये वाला आगे को सरकता, और जब ये इसे कैच करता ये भी आगे को सरकता, मतलब दोनों नज़दीक आते तो आप उस फोर्स को क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स। तो जो फोर्सेज हैं, और ये केवल न्यूक्लियर फोर्स के लिए नहीं है, जितने भी फंडामेंटल इंटरेक्शंस हैं उनको एक्चुअली हम आज की डेट में ऐसे ही समझते हैं। दो पार्टिकल्स के बीच फोर्स लग रहा है, चाहे ग्रेविटेशनल है, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, चाहे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है, चाहे वीक न्यूक्लियर, वो फोर्स एक्ट कैसे करता है, वो पार्टिकल्स जो हैं, वो खुद जो पार्टिकल्स जिनके बीच वो फोर्स लग रहा है वो आपस में किसी पार्टिकल का एक्सचेंज करते हैं, जिसे हम कहेंगे एक्सचेंज पार्टिकल। ये तो अगर आप न्यूक्लियर फोर्स के टर्म में सोच रहे हैं, ये एक न्यूक्लियन और ये दूसरा न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन और न्यूक्लियन आपस में एक पार्टिकल का एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसे हम मेजॉन कहेंगे। अभी मेजॉन का एक्सचेंज उनके बीच अट्रैक्टिव या कभी कभी रिपल्सिव फोर्स भी जनरेट कर सकता है, दिस, ओके। तो ये एनालॉजी हो सकता है आपको थोड़ा समझ आई हो आइस पे। तो यही आइडिया हम न्यूक्लियर फोर्स में ले गए कि न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली क्या होता है, एक एक्सचेंज पार्टिकल से मीडिएट होता है। इस एक्सचेंज पार्टिकल को हम कई नाम देते हैं, इसे हम मैसेंजर पार्टिकल कहते हैं। जब हम जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं चारों फंडामेंटल फोर्सेस के, इसको हम कई बार मैसेंजर पार्टिकल कहते हैं। और टेक्निकल नाम इसका हम कहते हैं गेज बोसॉन्स। आपने ये नाम शायद सुने होंगे, बोसॉन, फर्मियन, गेज पार्टिकल वगैरह। तो गेज बोसॉन्स टेक्निकल नाम ये है, ठीक है। सारे फंडामेंटल इंटरेक्शंस के लिए ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। सारे फंडामेंटल इंटरेक्शन किसी एक्सचेंज पार्टिकल के कारण लगते हैं, उसको हम कई बार मैसेंजर पार्टिकल या गेज बोसॉन भी कहते हैं। बट अभी आप केवल न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी सोचें तो इसी मॉडल को हम न्यूक्लियर फोर्स के लिए एम्प्लॉय कर रहे हैं। दो न्यूक्लियॉन्स के बीच फोर्स कैसे लग रहा है, किसी पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा है। अब पार्टिकल के एक्सचेंज में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तो मैं बात कर ही चुका हूँ। वो जो फोर्स नज़र आ रहा है वो बेसिकली मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण ही नज़र आ रहा है। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन का क्या होगा भाई, ये अब एक न्यूक्लियॉन है, एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, हमारा मॉडल अब ऐसा बन रहा है फोर्स का, ये एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कुछ भी हो, एक न्यूक्लियॉन है, बल्कि मैं न्यूक्लियॉन लिखता हूँ, और ये भी एक न्यूक्लियॉन है। अब इस न्यूक्लियॉन ने एक पार्टिकल रिलीज़ किया, वो जो बॉल की तरफ फेंका, ये पार्टिकल, इस पार्टिकल को हम कहते हैं वर्चुअल पार्टिकल। ये पार्टिकल एक्चुअल नहीं है, ये केवल एक वर्चुअल पार्टिकल है। इसने एक वर्चुअल पार्टिकल फेंका और इसने उस पार्टिकल को रिसीव किया, ओके। तो हम एक इस पार्टिकल को जनरेट करने की एनर्जी कहाँ से आई, तो इसका हम यहाँ पे हम कहते हैं ये वर्चुअल पार्टिकल एक्चुअली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आया। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है किसी सिस्टम की एनर्जी और जिस टाइम में आप उसका मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी अनसर्टेनिटी लगभग किस ऑर्डर की होनी चाहिए, एच क्रॉस के ऑर्डर की होनी चाहिए, ओके। तो अब माना ये सिचुएशन है, ये एक प्रोटॉन है या कोई न्यूट्रॉन है, इसने एक पार्टिकल ऑफ मास m जो कि एक वर्चुअल पार्टिकल है, ये मेरा एक्सचेंज पार्टिकल है, ये इमिट किया, ओके। ये वर्चुअल पार्टिकल न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस, ये पार्टिकल जो क्रिएट हुआ, अचानक से क्रिएट हुआ, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी रेस्ट मास एनर्जी के बराबर mc²। तो आपके सिस्टम में एनर्जी में इतनी अनसर्टेनिटी आ गई। पहले आपके पास, अभी इस पार्टिकल को तो छोड़ दो, इसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे हैं।
पहले अपने आप में केवल ये पार्टिकल था, तो इसकी एनर्जी थी mp/c², माना इसका ये प्रोटॉन था mp/c²। अब प्रोटॉन से क्रिएट हो गया एक एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑफ मास m, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी जरूरत पड़ी mc², तो इतनी एनर्जी में अनसर्टेनिटी है। तो करस्पॉन्डिंग जो टाइम की अनसर्टेनिटी है, आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कैलकुलेट कर सकते हैं h/mc², मतलब इतनी एनर्जी की अनसर्टेनिटी हो सकती है, लेकिन कितने समय के लिए, केवल इतने समय के लिए। और इतने समय में, अच्छा तो इसका मतलब ये वर्चुअल पार्टिकल केवल इतने समय तक एग्जिस्ट कर सकता है। तो इतने समय में कोई चीज़ मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस चल सकती है, मैक्सिमम स्पीड होती है लाइट की। अगर आप इस डेल्टा टी को c से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलता है h×mc। मतलब ये वर्चुअल पार्टिकल जो क्रिएट हुआ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कारण क्रिएट हो सकता है, लेकिन ये अपने पूरे जीवन काल में मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस चल सकता है, h×mc। तो दूसरा पार्टिकल जो इसे कैच करने को तैयार है, ये इससे कितनी दूर होना चाहिए, इतना। यही इस फोर्स की रेंज है। ओके।